Hi, friends. Welcome back to a new episode, a brand new episode of कार्य प्रगति पर प्लेलिस्ट ऑफ नो द गेम पॉडकास्ट। मेरा नाम है तरुण। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसको हम बोल सकते हैं करियर का भविष्य या भविष्य का करियर। दोनों में से कोई भी चीज़ बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम अल्टीमेटली बात करने वाले हैं कि आने वाले समय में ऐसी क्या क्या चेंजेस आएंगे जिसके कारण हमें प्रिपेयर्ड रहना है अपने करियर में। और आपको पता है भारत में काफ़ी सारे चेंजेस होने वाले हैं अगले 10 15 20 साल जो हैं वो भारत को बिलोंग करते हैं। और पूरे विश्व में भारत की ना सिर्फ तारीफ़ हो रही है, लेकिन अब धीरे धीरे करके भारत की तरफ काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ रही है कि भारत एक लीडरशिप पोजीशन ले विश्व के मंच पर। और इसी लीडरशिप पोजीशन को इनेबल करने के लिए कि भारत वर्ल्ड में बढ़ सके, भारत के बहुत सारे लोगों को लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे और भारत के बहुत सारे बिजनेस होंगे जो वर्ल्ड लेवल पे जाएंगे और ग्लोबल लेवल पे जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली उन सब बिजनेस के अंदर काम कौन करने वाला है? आप और मेरे जैसे लोग जो इंडियंस हैं, और कुछ लोग एक्सपर्ट्स भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग इंडियंस ही होंगे जो उसके बारे में काम करने वाले हैं। और उन कंपनीज़ में जो काम करने वाले इंडियंस होंगे, जो भारतीय होंगे, उनको किस तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं मेंटली, फिज़िकली, स्पिरिचुअली और इमोशनली, ताकि वो आने वाले समय में अपने बहुत ही जैसा भी समय आए, जो भी सिचुएशंस आए, कठिन परिस्थिति हो, अच्छी परिस्थिति हो, ग्रोथ हो, जो भी चीज़ हो, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। तो इसके बारे में आज बात करेंगे। आज का टॉपिक बहुत ही सिंपल है, भविष्य का करियर और करियर का भविष्य कैसे हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले चीज़ तो हम ये समझ लेते हैं कि भारत का जो युवा है, जिसको 5 7 8 10 साल या 15 साल तक भी अपने करियर में हो गए हैं, तो अगर आप इस एज ब्रैकेट में आते हो या फिर इस करियर ब्रैकेट में आते हो, तो उसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आप एक फुल ऑफ एनर्जी हो। और जो फुल ऑफ एनर्जी लोग रहते हैं वो टिपिकली, अगर आप इस तरह के पॉडकास्ट के बारे में और इस तरह का कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब सिंपल सा है कि आप अपने करियर को लेके ना सिर्फ सीरियस हैं, लेकिन कुछ ना कुछ करना चाहते हैं अपने करियर में, नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। तो ये जो इम्प्रूवमेंट और सेल्फ डेवलपमेंट है, इसकी पूरी जर्नी है ना, वो एक फ्यूचर को लेकर होती है। और कहीं ना कहीं आप जो है वो आने वाले कल के बारे में सोच रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे भारतीय लोगों में एक बहुत ही टिपिकल सिचुएशन होती है कि हम लोग पास्ट में बहुत जीते हैं। तो हम सोचते रहते हैं आने वाले कल के बारे में, और हम जीते हैं, अपनी सोच रखते हैं बीते हुए कल के बारे में। तो हमारी जितनी भी मेंटालिटी है और सोच है, वो सब कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे समाज, हमारे कल्चर के थ्रू आती है। और ये सारी सोच जो है एक तरह से बहुत अच्छी है, क्योंकि हमें एक ग्राउंडेड रखती है, हमें एक जड़ों का प्रदान करती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ों को डिसमेंटल करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को, सोच को नया बनाना पड़ेगा या ओपन अप करना पड़ेगा अपने माइंड को। और वो करने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम आज के ज़माने के बारे में तो सोचें ही सही, अपने आप को उससे अवगत कराएं, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम फ्यूचर के बारे में सोचें। क्योंकि फ्यूचर के बारे में हम सोचते हैं, हम सिर्फ इस तरह सोचते हैं कि मेरी प्रेजेंट सिचुएशन जो है उसके अनुसार मैं अपने भविष्य को कैसे बेटर कर सकता हूँ, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि आने वाले कल में क्या होने वाला है। तो पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो धीरे-धीरे करके जब जैसे-जैसे समय बढ़ेगा, वैसे-वैसे बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन उससे पहले एक बस ये समझ लो कि आपके जो करियर होता है ना, उसकी स्टेजेस क्या रहती हैं। बस 3 स्टेजेस रहती हैं। एक रहती है स्टेज जब आप इनिशियल ईयर्स में रहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एग्ज़ीक्यूटिव स्टेज। तो ये एग्ज़ीक्यूटिव वर्ड जो है ना, बहुत मिसयूज़्ड है। तो हम एक तरह से, आपने देखा होगा सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव, अकाउंट्स एग्ज़ीक्यूटिव, तो एक तरफ हम एग्ज़ीक्यूटिव उस तरफ भी बोलते हैं कि जो सबसे हमारे एंट्री लेवल के जो वर्कर्स होते हैं, हम उनको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, ऑफ कोर्स, राइट। सेल्स एग्जीक्यूटिव आपने देखा होगा, या कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, या अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव। इस तरह के ज़्यादातर एग्जीक्यूटिव वर्ड्स जो होते हैं, जो कि टेक्निकली अपनी जगह पे सही भी है, लेकिन एट द सेम टाइम जो सबसे सीनियर मोस्ट लोग होते हैं उनको भी एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो जो सबसे बड़ा बंदा है उसको भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोल रहे हैं। तो सर, ये तो आपने बिल्कुल खिचड़ी बना दी कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होता है? तो ये जो इनिशियल स्टेजेस में आप होते हो ना, जब आप एग्जीक्यूशन कर रहे हो बिना सोचे समझे, तो मतलब आपके बारे में कोई टास्क दिया था है, उसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांजैक्शनल चीज़ें भी बोलते हैं। तो ये ट्रांजैक्शनल चीज़ें जो होती हैं, इसका मतलब ये होता है कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको कुछ ना कोई एक काम किया जाएगा, वो रिपीटेटिव मैनर में करते जाना है। तो वो पहले स्टेज होती है आपके करियर की, जब आप एग्जीक्यूटिव चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं और एग्जीक्यूट करते जाते हो। जो भी आपको काम मिला है, कोई प्रोसेस मिली है, कोई आपको एक निर्धारित काम दिया जाएगा, उसको आपको एग्जीक्यूट करना। तो ये आपका इनिशियल स्टेजेस में होता है। ये स्टेज बहुत ज़रूरी है।
और इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत भी होती है। तो देखो जब करियर में जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जाएँगे ना, फिज़िकल मेहनत कम होती जाएगी लेकिन काम की जटिलता बढ़ती जाएगी। जटिलता मतलब कॉम्प्लेक्सिटी, कि जैसे-जैसे हम आगे अपने करियर में बढ़ते हैं ना, हमारा काम बहुत जटिल होता जाता है। तो आप इमेजिन करो, अगर मैं एक एंट्री लेवल सेल्स वाला बंदा हूँ, तो मुझे सिर्फ़ काम क्या करना है, मुझे सिर्फ़ अपने आप के बारे में काम करना है, मुझे अपना टारगेट होगा, मेरे को टारगेट जाके पूरा कर लेना है और दैट्स इट, ये मेरा काम हो गया। जैसे-जैसे मैं अपने करियर में आगे बढ़ूँगा, मेरे साथ में और मेरे को टीम में टीम लीडर बना दिया जाएगा, मेरे अंडर में लोग डाल दिए जाएँगे। अब उन लोगों के थ्रू भी मुझे काम करवाना है, तो ये तो जटिलता आ गई ना, कि हमको और किसी अपना तो काम करना ही है, लेकिन किसी और के थ्रू भी सेल्स करवानी है। तो ये कॉम्प्लेक्स हो गई। तो ऐसे-ऐसे करके वो जटिलता बढ़ती जाएगी। तो पहला स्टेज जो है वो एग्ज़ीक्यूटिव का। सेकंड स्टेज जो आता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं मिडल मैनेजमेंट, या उसको थोड़ा-सा हम ये बोल सकते हैं कि एक टीम लीडर, मैनेजर काइंड ऑफ रोल होता है। उसके अंदर क्या होता है कि आपको सिर्फ़ ये देखना है कि आप अपना काम तो कर रहे हो, लेकिन किसी और से काम कराना, मतलब कि आपको लोगों को हैंडल करना रहता है। तो ये जो लोगों को हैंडल करना वाला पार्ट है ना, ये थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये सेकंड स्टेज होता है, जब आप लोगों को हैंडल करना सीख रहे होते हो। तो जो करियर है ना, आप उसको किसी भी तरह से देखो। एक तरह से आप देख सकते हो कि आपको हर स्टेज में कुछ ना कुछ सिखाया जाता है और आपको अगले लेवल के लिए प्रिपेयर किया जाता है। या तो इस तरह से देख लो, या फिर कुछ लोग इसको ऐसे भी देखते हैं कि सर अभी ये वाला बहुत स्ट्रगल चल रहा है, फिर कुछ और स्ट्रगल रहेगा, कुछ और स्ट्रगल रहेगा। भाई स्ट्रगल तो है, लेकिन वो स्ट्रगल के थ्रू आप कुछ सीख भी तो रहे हो ना। वो स्ट्रगल आपको कुछ बेटर भी तो बना रहा है ना। तो इसलिए इस तरह से देखो कि आप किस-किस जगह, किस स्टेज में हो करंटली, और उसके अनुसार क्या किया जाए, क्या कि आप नेक्स्ट स्टेज पर जा सको। तो ये सेकंड स्टेज जो है आपकी, वो ये हो गई कि आप पीपल मैनेजमेंट, थोड़ा-सा मिडल मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट कर दोगे। उसको हम लोग टेक्निकल टर्म्स में ना, एक बहुत अच्छा टर्म होता है, उसको बोलते हैं मैनेजरियल इफेक्टिवनेस। तो ये मैनेजरियल इफेक्टिवनेस क्या होता है? सिंपल सी चीज़ है। एज़ अ मैनेजर आप कैसे अपनी इफेक्टिवनेस को इंप्रूव कर सकते हो, इसका पूरा कोर्स होता है। इसके बारे में कभी बाद में डिटेल में बात करेंगे, बहुत लंबी बात है, बहुत सारी चीज़ें करना है, तो इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी मैनेजरियल, जैसे आप सेकंड स्टेज है ना मैनेजर की, और थर्ड स्टेज जो होती है ना, उसको हम एक ब्रॉड टर्म पे देखें तो एक लीडरशिप वाली स्टेज होती है। तो लीडरशिप में क्या होता है, अगर आप सीईओ, सीएफओ, सीएमओ, सीटीओ, जो भी आप बोलोगे, उसके अंदर आप किसी ऐसे लोगों को मैनेज करोगे जो फर्दर डाउन द लाइन लोगों को मैनेज कर रहे हैं। तो उसमें आप इमेजिन करो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी और कितनी जटिलता होगी, क्योंकि आपको उस टाइम पे सारी प्रोसेसेस सेटअप करवानी होंगी, और खुद से आप कुछ एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। एग्जीक्यूट करने वाला क्या कौन है? वो आपके डायरेक्टली टच में भी नहीं है, वो आपके ऐसे लोगों के टच में है जिनको आप मैनेज कर रहे हो। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और आपको लास्ट लेवल तक उसको सोचना पड़ेगा। जैसे आर्मी में भी होता है ना, कि आर्मी में जो सिपाही होता है, जो पैदल मार्च के लिए बंदूक लेके चल रहा है, वो तो सबसे आके उसका एक ही काम है, बंदूक लेना है, आम एम करना है, शूट करना है। लेकिन जो थिंकिंग वाला पार्ट है, जो एग्जीक्यूशन के लिए जो एक स्ट्रैटेजी वाला पार्ट है, तो जो मैनेजर, जो मतलब जो इमीडिएट उसका रिपोर्टिंग होगा, वो एक्शंस उसको बताएगा कि आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ पे ऐसा करना है, वहाँ पे ऐसा करना है। वही एग्जैक्टली सेम चीज़ है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो 3 स्टेजेस होती है ना करियर की, ये बहुत-बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है, ताकि आप एक तो क्लियरली पता कर लो कि मैं किस स्टेज में हूँ, ताकि आप नेक्स्ट स्टेज के लिए कर लो। और जिस स्टेज में भी हो ना, हर स्टेज के लिए आपको ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएँगे, जिसको आप पढ़ के और सीख के अपने करियर में नेक्स्ट स्टेज पे जा सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत-बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी जटिलता को समझें कि आप कितने जटिल में हो। एट द सेम टाइम, जैसे-जैसे आपका समय बढ़ता जाएगा ना, जैसे-जैसे आपका इम्प्रूवमेंट होता जाएगा, वैसे-वैसे आपके करियर में आपका जो फिज़िकल वर्क है ना, वो कम होता जाएगा। तो आप सोचो, जैसे अगर आप एग्ज़ीक्यूटिव में हो तो आपको ट्रांज़ैक्शन करना है, जैसे आप अकाउंट्स में हो, तो आपको सारी एंट्रीज़ आपको करनी होगी, तो आप सारी एंट्रीज़ एक-एक एंट्री करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे। मिडल मैनेजमेंट क्या होगा कि आप वो एंट्रीज़ को देखेंगे, उसको चेक करेंगे, उसके शायद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएँगे, और उसमें थोड़ा-सा आप दिमाग लगाकर थोड़ा-सा काम करेंगे। लेकिन जो सीएफओ है, उसको ये सब कुछ भी काम नहीं करना है। लेकिन उसकी जटिलता कितनी ज़्यादा है कि उसको हर काम के बारे में, हर चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और उस नॉलेज का इन्फ्रेंस क्या होता है, उसका मतलब क्या निकलता है, उस चीज़ का क्या हो रहा है। वो मतलब शिप का कमांडर है, वो फाइनेंस के जो अकाउंट्स और एडमिन की जो टीम होती है, उस शिप का वो कमांडर है। तो उसको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, और उसके डिसीजंस के बेसिस पे सबका काम अफेक्ट होगा। तो ये जटिलता तो बहुत ज़्यादा हो गई। तो जैसे-जैसे आप करियर में बढ़ते जाओगे, वैसे-वैसे आपकी जटिलता बढ़ती जाएगी। कमिंग बैक टू अपना क्वेश्चन कि भविष्य में काम कैसा होने वाला है। भविष्य में काम जो है आपका, इसी तरह से जटिलता आपके काम की बढ़ती रहेगी, इवन एट अ लोअर लेवल, क्योंकि काम करना आसान हो जाएगा। आपके पास में बहुत सारे टूल्स रहेंगे, स्पेशली एआई को लेके, स्पेशली सॉफ्टवेयर्स को लेके अलग-अलग तरह के आपके पास में टूल्स रहेंगे, जिसके कारण आप अपने काम को आसान तो बना लोगे, लेकिन उसको करने की जो जटिलता है इंक्रीज़ होती जाएगी। अब ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इंक्रीज़ होती जाएगी? हमें तो ये पता था कि एआई से सब कुछ काम आसान हो जाएगा। यस,
काम तो आसान हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली आप जो भी काम कर रहे हैं उसका कंज्यूमर कौन है, उसका एंड यूज़र कौन है? कोई ना कोई ह्यूमन है। देखिए एआई की जो एग्जिस्टेंस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के लिए है। कल को अगर ह्यूमंस नहीं रहे ना, तो आई डोंट थिंक एआई के एग्जिस्टेंस का कोई मतलब रहेगा। और ये चीज़ हमें बहुत समझना ज़रूरी है, और यही डिफरेंस है एआई में और ह्यूमंस में, कि एआई जो है वो हमेशा वेंडर बन सकता है, वर्कर बन सकता है, सब कुछ कर सकता है एआई, और आने वाले समय में आई थिंक करेगा भी सही। लेकिन वो कभी भी कस्टमर और कंज्यूमर नहीं बन पाएगा। एआई विल नेवर बी द कस्टमर ऑफ एनीथिंग। तो कस्टमर विल ऑलवेज बी अ ह्यूमन, और ये चीज़ हमें समझ के रखना है। और बिजनेसेस, अगर आप बिजनेस वाले हैं और अगर आप फ्यूचर में बिजनेस करने का सोच रहे हैं, तो ये ज़रूर याद रखना, आपका कस्टमर हमेशा एक ह्यूमन रहने वाला है। नॉट अ एआई, नॉट अ सॉफ्टवेयर, नॉट अ प्रोग्राम, बट अ ह्यूमन। तो कभी अभी अपने इस वाले बात पे आते हैं कि इंडिया के युवा के परिप्रेक्ष्य में आप देखोगे यही बात को, कि भाई फ्यूचर में एआई होने वाला है, काम जटिल होने वाला है, तो क्या आप करो जिससे आप आने वाले समय में आसानी हो जाए अपने काम को और अपनी ग्रोथ को इम्प्रूव करने में। सबसे पहले टूल्स को समझ लो सारे, कि सारे टूल्स कहाँ पर क्या है, आपको अपडेटेड रहना है। और वो अपडेटेड रहने के बाद में आप अपने काम में इम्प्रूवमेंट करते आएगा, क्योंकि जितना नॉलेज आपके पास रहेगा वो नॉलेज बेस्ड ही काम होने वाला है। आपको एग्जीक्यूशन बेस्ड काम जो है ना, वो बहुत कम होगा। एक मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप एंट्रीज करते हो, तो आप बिल बुक देखते हो, बिल बुक में से देख के और फिर एंट्री करते हैं, करेक्ट? वैसे आपने बहुत सारे इनिशियल स्टेजेस में ये काम किया होगा या कर रहे होंगे शायद अभी। तो अगर मान लो एआई है, और एआई को हम बस ये एक कैमरा लगा के उस चीज़ को बस देखते जाए, और एआई उस चीज़ को रीड करता जाए और रीड करके ऑटोमेटिकली प्रोसेस कर ले, तो आपका काम है उसके अंदर? नहीं है। उसी तरह से लेट्स से अगर आप एक रिक्रूटर हैं और आपका काम है लोगों को और कैंडिडेट्स को कांटेक्ट करना, और सही कैंडिडेट को सर्च करना और उनको कांटेक्ट करना, तो आई थिंक ये वाला काम तो एआई कर सकता है ना। तो जो आपका मेजर चंक जो है, जो 80% टाइम जो आपका जिन छोटे छोटे काम में जा रहा है, जिसका एक्चुअली कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, वो सारा काम आप एआई को धीरे से पुश कर देना। और लेकिन आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे पुश करना है। और जो मेन जो मलाई वाला काम है ना, 20%, जिसमें दिमाग लगाना है, जिसमें चैलेंज है, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, उसके लिए आप जो है अपना दिमाग लगाएंगे, और वो आपका काम का कोर बन जाएगा धीरे धीरे करके। तो ये फ्यूचर के लिए बिल्कुल याद रख लो, कि सिर्फ आपको इम्पॉर्टेंट वाला काम करना है, चैलेंजिंग वाला काम करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला काम करना है, नथिंग एल्स। ऑल ट्रांजैक्शनल वर्क जो है ना, वो पूरा एआई के पास में चला जाएगा। अब जो मैं बोल रहा था कि भारत का युवा हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचता रहता, तो आप करंट में आपको फ्यूचर से रिलेटेड टूल्स के बारे में सोचना है, कि कल को मैं क्या टूल्स को यूज़ कर सकता हूँ। उसके लिए आप बिल्कुल डे टू डे अपडेट रहो, और ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो। इसके बारे में मैं आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि एक बहुत गहरी बात है जो मैंने भी बहुत रिसेंटली तो नहीं, मेरे ख्याल से 10-15 साल पहले ये चीज़ सीखी थी, कि जो फ्यूचर में है ना, जो रेट ऑफ चेंज है ना, वो बढ़ता जाएगा। तो जैसे हम बोल रहे थे ना कि पहले शुरू में जो है कोई भी बदलाव आने में 8-10 साल, 20 साल लग जाते थे। अभी फिर नए-नए कोई भी चेंज, जैसे कार के मॉडल है, पहले 30-30, 40-40 साल तक एक ही मॉडल चलता था। फिर उसके बाद में 10 साल में नए-नए मॉडल्स आने लग गए। फिर उसके बाद 5 साल में ये टाइम ड्यूरेशन शॉर्ट होता गया, और अब आई थिंक हर साल में कम से कम एक मॉडल तो आ ही जाता है हर कार के बारे में। हर 1-2 साल के अंदर कार का मॉडल आ जाता है। इवन मोबाइल में भी आप देखते हो वो चीज़ की हर 15-20 दिन में कहीं न कहीं कोई नई टेक्नोलॉजी, नया वो आ रहा है। तो जैसे-जैसे हम समय में आगे बढ़ते जाएँगे, वैसे-वैसे ये चेंज जो है ना, ये और फास्टर चेंज हो जाएगा। इमीडिएट। तो हो सकता है पहला एआई प्रोग्राम लिखने में हमें 40-50 साल लगे, लेकिन उसके बाद में पहले एआई से अभी तक की जो करंट स्टेज है, वो बहुत फास्ट हो गई। और आई थिंक आगे वाले जो चेंजेस रहेंगे ना, स्पेशली आपके करियर के लिए, वो बहुत फास्ट होने वाले हैं। तो उसका मतलब क्या निकालेंगे हम, कि हमें किसी भी चेंज से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, स्पेशली मेंटली। तो हमें ये मान के चलना है, और अपने आप को अपने अंदर ये दृढ़ विश्वास लेके चलना है, कि चेंज कोई भी आए, हम उसके लिए प्रिपेयर हैं और हो जाएंगे। और जो भी चेंज रहेगा अल्टीमेटली ह्यूमंस के लिए रहेगा, तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं, और उसके अडेप्ट हो जाएंगे। लेकिन किसी भी चेंज से आप घबरा नहीं सकते, किसी भी चेंज को आप ये नहीं बोल सकते कि ये बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। काफ़ी लोगों की आदत होती है ना, कि कुछ भी चेंज होता है सबसे पहले घबरा जाते हैं, कि ये तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, और बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, आई एम नॉट यूज टू दिस मच चेंज। तो उस सारे चीज़ों के लिए आपको बहुत बहुत प्रिपेयर्ड रहना है, क्योंकि जैसे जैसे समय में आगे बढ़ोगे, तो आपका चेंज बढ़ता जाएगा और फास्ट होता जाएगा, और जल्दी जल्दी चीज़ें चेंज होगी। तो अभी तक जितना है ना, अगले 10 सालों में इतना चेंज आ जाएगा, इतना चेंज आ जाएगा, इतना चेंज आ जाएगा, कि आप विश्वास नहीं कर पाओगे कि इतना चेंज आया कहाँ से। और ये सब जो भी हम अभी जो कुछ भी चल रहा है, हम
पूरा वर्ल्ड जो रहता है वो हमेशा एक ट्रांजिशन के स्टेज में रहता है। हम हमेशा एक नए स्टेप की ट्रांजिशन में हो रहे हैं क्योंकि हम नई नई टेक्नोलॉजी को इन्वेंट कर रहे हैं और वही हमारी ह्यूमैनिटी की सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है। तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बता दी कि चेंज होने वाला है, उसके लिए आप प्रिपेयर रहें, टूल्स को रेडी करके रखें, जो भी आप टूल्स सीख सकते हैं वो सीखते रहो। दूसरा चीज़, चेंज हुए तो घबराना नहीं है, चेंज के बारे में पॉजिटिवली सोचना है और चेंज के बारे में इस तरह से लेना है कि यार जो भी चेंज है हमारे लिए हो रहा है, हम ही तो एंड यूज़र हैं, ह्यूमैनिटी के लिए तो चेंज है, तो इसलिए जो भी चेंज होगा वो फास्ट फास्ट होने लग जाएगा। इसलिए उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहो कि अभी तक जैसे अगर हर 2 साल में कोई, अभी पिछले 1 साल में ही आप देखो ना कितने सारे नए नए एआई आ चुके हैं, राइट? लेकिन अगर आप पिछले 15 दिन में देखोगे तो आई थिंक ज़्यादा एआई, बहुत सारी नई नई चीज़ें आ गई हैं। आगे आप चल के आप देखोगे तो हर दिन नए नए इन्वेंशन होने वाले हैं एआई के फील्ड में और आपको चेंज को ट्रैक करना भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये चीज़ को बिल्कुल ध्यान में लेके चलो कि जितन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको रेट ऑफ चेंज जो है वो बहुत फास्ट होता जाएगा। अब एक चीज़ जो है ना, इस पूरे रेट ऑफ चेंज में जो भी होगा वर्ल्ड में, ऑफ कोर्स इंडिया की जो पोजीशन रहेगी, भारत की पोजीशन जो है वो इम्प्रूव क्यों होती जाएगी, क्योंकि हम एक ह्यूमन कैपिटल कंट्री है। ह्यूमन कैपिटल कंट्री मतलब कि हम लोगों के पास और कुछ हो ना हो, नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो ब्रेन है। ब्रेन मतलब कि हमारा थिंकिंग पावर, हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। और इसीलिए आप देखोगे जहाँ पर भी ब्रेन से रिलेटेड काम है ना, चाहे वो फाइनेंस का फील्ड हो, टेक्नोलॉजी का फील्ड हो, साइंस का फील्ड हो, किसी भी फील्ड में जहाँ पर ब्रेन से रिलेटेड काम है ना, तो वहाँ पर इंडियंस को हर जगह प्रायोरिटी मिलती है और हर जगह उन लोगों ने अपना नाम इस्टेब्लिश किया हुआ है। तो ये एक ग्लोबल फिनोमिनन और एक ग्लोबल रिकग्निशन तो है ही सही, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें एक रियलाइजेशन होना चाहिए कि यार हमारे पास जो ब्रेन है ना वो दुनिया के में किसी के पास नहीं है। और चूंकि वो दुनिया में किसी के पास नहीं है, इसलिए अपने को उसके ऊपर लेवरेज लेना चाहिए। लेवरेज मतलब उसका फ़ायदा उठाना चाहिए दम तक। तो वो फ़ायदा उठाने के लिए क्या ज़रूरी है कि हम दुनिया से ज़्यादा आगे सोचें और हम ऐसे ऐसे बिजनेसेस को क्रिएट करें जिससे हम वर्ल्ड को सर्व कर सकें विद इंटेलेक्चुअल एंड विद ब्रेन। तो इसलिए इंडिया के अंदर काफ़ी सारे ऐसे बिजनेस अगले 10 साल में, 15 साल में आने वाले हैं जो वर्ल्ड पे राज करेंगे। ये मार्क माय वर्ड, ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस इंडिया में ऑलरेडी बन चुके हैं। मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि कुछ कुछ जैसे ईवी कंपनीज़ हैं, वर्ल्ड में जो ईवी कंपनीज़ काम कर रही है उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा कुछ ईवी कंपनीज़ हैं इंडिया में जो काम कर रही हैं। जहाँ पर भी टेक्नोलॉजी है, इंडिया विल बिकम द सेंटर पॉइंट ऑफ टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड। अभी सिर्फ सेंटर पॉइंट ऑफ टेक्नोलॉजी वर्कफोर्स है, लेकिन ऑफकोर्स एक टेक्नोलॉजी में वर्कफोर्स के अलावा होता ही क्या है, कुछ भी नहीं। तो जहाँ अगर सारा टैलेंट है वहीं पर टेक्नोलॉजी है। तो सिंपल सी बात है, आज नहीं तो कल ये चीज़ आने ही वाली है, आप बस उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो। तो इसलिए कोशिश करो कि अपने करियर में टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करो। जो अगर आप सच में, अगर भले ही सेल्स का काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आप अपने साथ में ऐसे ऐसे शस्त्र ले लो जो मतलब एक योद्धा के पास में होना चाहिए। और वो शस्त्र जो है वो एआई टेक्नोलॉजी और नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी को ले लो, ताकि आप हर युद्ध के लिए तैयार रहो। और वो युद्ध ऐसा है जो टाला नहीं जा सकता, आना ही है, आ ही चुका है। आपको बस लड़ना है उसके लिए, आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है और अपने करियर को आगे बढ़ाना है। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि एक जो जैसे जटिलता है ये सब तो बढ़ती जाएगी, एआई भी आ जाएगा, आप टूल्स भी देख लोगे, रेट भी होने का। एक बहुत बड़ी चीज़ होगी, चेंज होगा, वो होगा सोसाइटी को लेके। तो आपने करियर की बात कर ली, टूल्स की बात कर ली कि भाई काम भी हो जाएगा, चेंज की भी बात कर ली कि चेंज भी आएगा, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ जो होने वाली है भविष्य में, जो आपके करियर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी, वो है सोसाइटी, समाज। ये कंप्लीटली चेंज होने वाला है। जिस तरह से आप समाज को अभी करेंटली देखते हैं, अगले 5 से 10 साल में ये समाज नहीं रहने वाला है इस तरह से। हमारे सारे मूल्य खराब नहीं हो जाएंगे, टूट नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे वो मूल्य इवॉल्व हो जाएंगे समय के साथ में। और ये जो चीज़ है ना, ये चेंज के लिए आपको प्रिपेयर होना मेंटली, फिजिकली और इमोशनली बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आप ये देखो कि जो समाज के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं ना, ये पहली चीज़ तो ये चेंजेस आ नहीं रहे हैं, ये आ चुके हैं। कुछ कुछ आ रहे हैं, अभी भविष्य में आते जाएंगे। जैसे कि मैं बता रहा हूँ बार बार कि ये बहुत सारे चेंजेस होंगे। और ये जो चेंज है ना, ये सिर्फ हमारे एक समाज का पूरा आधारभूत जो ढांचा है ना, उसको बदल के रख देंगे। और ये एक नेगेटिव टर्म्स में नहीं, एक पॉजिटिव टर्म में बदल के रख देंगे, एक इवोल्यूशन कर देंगे। उससे क्या होगा कि समाज का जितना भी तबका है जिसके अंदर में कोई एक निष्पक्षता है, या कोई ऐसा तबका है जिसके जो जो वंचित रहा है कभी कभी अपॉर्चुनिटी से, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? इससे सिंपल रीज़न है कि टेक्नोलॉजी है, उसके लिए यूज़र इज़ अ यूज़र, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है टेक्नोलॉजी को कि
आप मेल हो या फीमेल हो या किस कास्ट से बिलोंग करते हो, किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, किस रीजन से बिलोंग करते हो और सबसे ज़्यादा किस लैंग्वेज को बोलते हो, एक टेक्नोलॉजी की कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टेक्नोलॉजी हर चीज़ बाइनरी में है, 0-1 का खेल है पूरा। और जब 0-1 का ही खेल चल रहा है, आपके करियर में और आपके समाज के अंदर जब इतने सारे चेंजेस आएँगे, तो वो सब चेंजेस जो सोसाइटी के अंदर जो भेदभाव वाली पार्ट है ना, वो टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा तरीके से उसको एलिमिनेट कर देगी। तो इसके लिए आप पॉजिटिवली तैयार रहो। उसका एक सबसे बड़ा आउटकम जो होने वाला है ना, ये जो निष्पक्षता आ जाएगी पूरे अपॉर्चुनिटी के अंदर, बिकॉज़ टेक्नोलॉजी सबको इक्वलाइज़र कर देगी। ऐसा बोलते हैं हमारे उसमें भी कि टेक्नोलॉजी इज़ अ ग्रेट इक्वलाइज़र, और ये इक्वलाइज़र बहुत-बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि इसी इक्वलाइज़र के दम पे हमारा टैलेंट बाहर निकल के आएगा। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि क्रिकेट आपने देखा होगा कि पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि जो स्टेट्स ज़्यादा डेवलप्ड थे, जहाँ पे ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था, वहाँ से प्लेयर्स निकल के आते थे। तो कर्नाटका से काफ़ी प्लेयर आते थे, तमिलनाडु से काफ़ी प्लेयर आते थे, महाराष्ट्र से काफ़ी प्लेयर आते थे, काफ़ी हद तक गुजरात, दिल्ली, हरियाणा से भी काफ़ी प्लेयर आते थे। लेकिन धीरे-धीरे करके आप देखोगे कि भारत के हर कोने से अब प्लेयर्स निकल के आने लग गए हैं और अच्छे-अच्छे प्लेयर्स आने लग गए हैं। और वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण जो एक कल्चर बना है, वो जो तो वो अपॉर्चुनिटी पूरे इंडिया में एक इवनली स्प्रेड आउट हो गई है। और वही चीज़ जो है जिसको मैं और पहले ऐसा नहीं है कि पहले अगर आपके पास पैसा था तभी आप एक अच्छे क्लब में जाके खेल सकते थे, तभी आपको बहुत सारी चीज़ें होती थी। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। आज के ज़माने में सबके पास अपॉर्चुनिटी है, और इसीलिए जो है इंडिया का जो क्रिकेट है वो इतना शाइन कर रहा है और इतना टॉप लेवल पे चला गया, क्योंकि टैलेंट की कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ पे। लेकिन उस टैलेंट को बाहर निकाल के लाने के लिए जो एक निष्पक्ष एनवायरनमेंट की ज़रूरत है ना, वो कभी भी नहीं रहा है हमारे इसमें। इवन मतलब हिस्टोरिकली भी देखोगे तो अभी जो टेक्नोलॉजी के कारण जो एक लेवलिंग हो जाएगी, इक्वलाइजेशन हो जाएगा, इस टर्म को एक हम साइंटिफिक टर्म में बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं होमोजेनिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं धीरे-धीरे करके, कि सभी लोग समान हो जाएँगे। और वो जो है वो एक बहुत बड़ा फ़ोर्स रहेगा हमारे लिए, ना सिर्फ इंटरनली अपने देश के अंदर, अपने समाज के अंदर, लेकिन ग्लोबली ऑल्सो। तो अब जो है, जो बच्चा अमेरिका में बैठ के पढ़ रहा है और टेक्नोलॉजी क्रिएट कर रहा है, और जो बच्चा इंडिया में बैठ के कहीं किसी गाँव में बैठ के कोई टेक्नोलॉजी या कोई आइडिया लेके क्रिएट कर रहा है, तो उनके दोनों के अपॉर्च्युनिटी में फ़र्क नहीं है। टेक्नोलॉजी के थ्रू आप पूरे वर्ल्ड में किसी को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, किसी को भी रीच आउट कर सकते हैं, अपने आइडिया को ग्लोबल लेवल पे ले जा सकते हैं। तो इसलिए ये जो समाज के अंदर जो चेंजेस होंगे ना, वो चेंजेस आपके करियर पे इम्पैक्ट करेंगे, और आपको उसको पॉजिटिवली लेके चलना है। जिस तरह से हमारे पूरे मूल्य, विचारधारा, हमारा जिस तरह से हमारा वातावरण है, इंटरेक्शन है, सब चेंज हो रहा है और अच्छे से हो रहा है। जब बाहर से देखता हूँ, आप शायद पूरे टाइम हम जब इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो हम इस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाते। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि शायद मैं सही पर्सन नहीं हूँ आपको इस पूरी समाज के बदलाव के बारे में बताने के लिए। लेकिन आई थिंक अगर आप खुद से ऑब्जर्व करोगे, स्पेशली अगर आप गांव या कस्बे में हो या छोटे शहरों में हो, तो आप अपने आसपास के चेंज देखो। आज से 5 साल पहले किस तरह का लोगों का व्यवहार होता था और आज किस तरह का व्यवहार होता था। आज से 5 साल पहले किस तरह की ऑब्जर्वेशंस लोगों की होती थी और आजकल किस तरह की होती है। ये जो चेंज है ना, ये काफ़ी हद तक उसके पीछे जो इंटरनेट हर जगह आ गया है और सबके हाथों में मोबाइल है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। एंड एट द सेम टाइम सबकी सोच बदल रही है। भारत में एक अपॉर्चुनिटी की हर जगह अबेंडेंस आई हुई है, और आई थिंक वही एक सबसे बड़ा कारण है जिससे हमारे समाज का भी आधारभूत ढांचा जो है ना, वो बदल रहा है, और उसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपके करियर पे। क्यों? क्योंकि आपका करियर जो है, फिर आप प्योरली टैलेंट बेस्ड हो जाओगे। तो अगर आपने अपने अंदर एक टैलेंट को कल्टीवेट किया है, मतलब आपने अपने ऊपर काम किया है, अपने ऊपर मेहनत करी, अपने आप को बिल्ड करा है, अपने आप को इम्प्रूव किया, अपने को बेटर किया है, तो आपके पास में डेफ़िनेटली दूसरे लोगों से एक आगे जाने की एज रहेगी। और शायद वही जो एक डिफ़रेंस रहेगा ना, अगर आपने अपने ऊपर मेहनत की है, वो दिखती है लोगों को। अगर आपने अपने आप को सही तरीके से अपनी सोच को डेवलप किया है, तो वो लोगों को दिखती है, ऑब्ज़र्व आती है, स्पेशली रिक्रूटर्स को, स्पेशली मैनेजर्स को, स्पेशली लीडरशिप को। तो ये चीज़ का जो आपको फ़ायदा मिलेगा, वो आप अभी इमीडिएट बेसिस पे आप नहीं देख सकते हो, लेकिन बहुत जल्द, और ये चेंजेस बहुत जल्दी-जल्दी आने वाले हैं। एक मैं बात और बोलना चाहता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम निष्पक्षता के अलावा भी एक बहुत बड़ी चीज़ होने वाली जो है उज्ज्वल। तो हमारा जो भविष्य है ना, ये आप लिख के चलिए, मान के चलिए। मैंने भी रिसेंटली तो नहीं, काफ़ी पहले ये चीज़ सीख ली थी कि जो भविष्य है ना, वो लिखा नहीं गया है अभी तक।
मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि हम बोलते हैं ना कि जो भी है सब लिखा हुआ है और मतलब जो होना है वो तो होनी को कौन टाल सकता है, और ये सब बहुत बड़ी-बड़ी बातें हैं और कहीं न कहीं हो सकता है कहीं सच भी होगी। शायद आध्यात्मिक रूप से सच होंगी क्योंकि सब कुछ लिखा हुआ है, जीवन और मृत्यु तो लिखी हुई है ही सही, वो तो ओनली थिंग ट्रुथ यही है कि जो जिसका बर्थ हुआ है उसकी डेथ होनी ही होनी है। आई थिंक वो उस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है, लेकिन बाकी सब कुछ जो है ना, वो अभी लिखा हुआ नहीं है। तो भविष्य वो है जो आप उसको बनाते हैं, भविष्य वो है जिसके प्रति आप काम करते हैं, भविष्य वो है कि आप जिसको मानवता की जिन समस्याओं को आप सॉल्व करते हैं, वो आपका भविष्य है। इसी तरह से अपने आप पर काम करते रहिए। भारत में कार्य प्रगति पर है और हम लोग आपके साथ में जुड़े हुए हैं। जय हिंद।